Hello students, welcome to Grade Plus. Today we are going to learn how a capacitor charges and we will also see what is the capacitance of a parallel plate capacitor and a spherical conductor. आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कोई भी कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, कब तक चार्ज होता है और किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि स्फेरिकल कंडक्टर या कैपेसिटर उनकी कैपेसिटी क्या होती है, कैसे हम निकालते हैं। और उसमें अर्थ का एक एग्जाम्पल लेंगे। अर्थ भी एक कंडक्टर है, ठीक है, उसका हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस कितना होता है। तो लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था अपने लेक्चर में, उसमें हमने ये बताया था कि कैपेसिटेंस बेसिकली होता क्या है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली एक कांस्टेंट है और हमने ये कहा था कि जब भी किसी चार्ज को आप कहीं स्टोर करते हैं जिस भी डिवाइस में, उसको कहते हैं कैपेसिटर। और जब चार्ज स्टोरेज होता है तो वो पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। पोटेंशियल को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि इसको अगर यहाँ का प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें तो एक कांस्टेंट लगा देंगे और यही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैपेसिटेंस है। हमने एक बॉटल का एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको जरूर देखें ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। फिर से ले लेते हैं एग्जांपल कि हमारे पास ये एक वेसल है और इसमें हम पानी भर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इसमें पानी भर रहे हैं वैसे वैसे इसका वाटर लेवल राइज हो रहा है, यानी इसकी वाटर लेवल की हाइट जो है वो लगातार इंक्रीज कर रही, ठीक है। पहले ये थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। तो यही सेम केस है कि जब चार्ज आप देंगे तो हाइट के साथ किस एनर्जी की एनालॉगी है, पोटेंशियल की। तो जब भी आप चार्ज देंगे किसी भी, इस डिवाइस को बोल देते हैं कि ये चूंकि स्टोरेज डिवाइस है तो इसको कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। कितना ये स्टोरेज कर सकता है, मान लेते हैं 5 लीटर कर सकता है, तो इस क्वांटिटी को इसका हम कैपेसिटेंस बोल सकते हैं। तो कैपेसिटर ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज, ठीक है। अब वापस चलते हैं कि जब आप चार्ज देंगे तो क्या इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल। यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको फिर से हम देखते हैं। किसी भी गिवन कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो C है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी को हमने कहा हुआ है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या हो गया, चार्ज टू पोटेंशियल रेशियो। तो C इक्वल Q कब हो सकता है, इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट। यहीं से हम डेफिनेशन बना लेते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज बेसिकली द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उस चार्ज की रिक्वायरमेंट है जो उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ा दे। अब इस वाले एग्जाम्पल में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कोई कैपेसिटर चार्ज होता है। तो हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे पास 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो फिगर ऊपर बना हुआ है इसको आप देखिए, ये वाला फिगर, इसमें हमने A और B 2 प्लेट्स ले लिए हैं कंडक्टिंग। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अभी हमने इस स्विच को ओपन किया हुआ है और कनेक्ट किया हुआ है 6 वोल्ट की बैटरी से। जब ये सर्किट ओपन सर्किट है उस केस में इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, यानी ये दोनों प्लेट्स पर कोई भी किसी भी तरह का चार्ज एक्यूमुलेटेड नहीं है। फिर हमने स्विच को क्लोज कर दिया, ये ओपन था, ये सर्किट क्लोज हो गया है और क्लोज्ड स्विच में क्या हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी से ये प्लस टर्मिनल है बड़ी वाली लाइन और छोटी वाली माइनस। तो प्लस टर्मिनल से प्लस चार्जेस इकट्ठे होने शुरू हुए और माइनस से माइनस। तो आप देखेंगे ए प्लेट पर एक प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और बी प्लेट पर माइनस। तो ये कैपेसिटर कब तक चार्ज होता रहेगा, जब तक इसका पोटेंशियल, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल
इस बैटरी जो ड्राइवर बैटरी आपने लगाई है उसके पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। कल भी हमने एक एग्जाम्पल यही लिया था कि चार्जेस फ्लो होते हैं हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर, कब तक होते हैं, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। यानी जब तक इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल 6 वोल्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये चार्ज होते रहेंगे। तो ये एक चार्जिंग फिनोमिना है, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि जब ये जैसे ही 6 वोल्ट एक्वायर कर लेंगे इनकी चार्जिंग रुक जाएगी। चूंकि ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, इसलिए इसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोलते हैं। दूसरा, जब हमने कैपेसिटेंस पढ़ा था उसमें हमने यूनिट भी डिस्कस करी थी। ये जो हमने लेक्चर की बिगिनिंग में लिया है कि व्हेनेवर एनी चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर its potential increases and charge to potential ratio is called a constant, that is capacitance। ठीक है, अब यहाँ से हमने C और Q की डेफिनेशन भी ले ली है। जो हमने बताया था कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। यूनिटी से इसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ाने के लिए। दूसरा, अगर इस फार्मूले को हम देखें, यहाँ पर देखिए, किसी गिवन कंडक्टर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट है उस कंडक्टर के लिए जब तक आप कंडक्टर नहीं बदलते हैं। तो इस बात को कैसे प्रूफ करें? अगर आप चार्ज को Q से 2Q करते हैं, चार्ज को पहले से ट्वाइस कर देते हैं और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, तो जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा, तो सेम प्रोपोर्शन में वोल्टेज भी बढ़ जाएगा और फिर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगेन Q/V क्या मिल जाएगा हमें? कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो जितने अमाउंट में आप चार्ज बढ़ाएंगे उसी अमाउंट में उसका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, सो दैट द रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। और वही कांस्टेंट क्या है? कैपेसिटेंस। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर की यूनिट, कैपेसिटेंस की यूनिट के लिए हमने कहा था कि प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए हम पिकोफैरेड और माइक्रोफैरेड लेते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड में 10⁻⁻6 फैरेड होते हैं और 1 पिकोफैरेड में 10⁻12। ठीक है, दूसरी और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यूनिट का कि कैपेसिटेंस रेशियो है चार्ज और पोटेंशियल का। चार्ज के लिए हमने ले लिया था कूलाम, लेते ही है कूलाम, और पोटेंशियल के लिए वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट, और 1 कूलाम पर वोल्ट इक्वल होता है 1 फैरेड के। फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, इसलिए प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम स्मॉलर यूनिट प्रेफर करते हैं, जैसे माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड में इसको 2 बार माइक्रो भी लिख सकते हैं। और जो बात हमने ये भी कही थी कि सेम प्रोपोर्शन में अगर आप चार्ज बढ़ाते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो कैपेसिटेंस हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा जब तक आप कैपेसिटर नहीं बदलते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसको स्क्रॉल करते हैं और आगे देखते हैं। तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कब बढ़ सकता है? जितना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा उतनी ज़्यादा उसके पास एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की। इस बात को कैसे समझें? अगर आपके घर में कोई ऐसा वेसल है जिसकी क्वांटिटी है 5 लीटर की और आप एक बड़ा बर्तन ले आते हैं, अब इसकी क्वांटिटी है 50 लीटर की। ठीक है, यानी हमने क्या बढ़ा दिया? कैपेसिटी बढ़ा दी, यानी कैपेसिटेंस बढ़ा दिया। तो ग्रेटर द कैपेसिटेंस ग्रेटर इट्स चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा वो चार्ज होल्ड करेगा। दूसरा, एक बहुत वेल नोन प्रॉब्लम आती है और वो ये आती है कि जो स्फेरिकल कंडक्टर है, जैसे अर्थ को हम क्या मानते हैं? कंडक्टर, और अर्थ का शेप क्या है? स्फेरिकल। उसका पोटेंशियल हम जानते हैं। ठीक है, पोटेंशियल अगर हमें पता है तो हम कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं? पोटेंशियल एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो 2-3 चीज़ों को रिलेट करता है। किसी पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू अगर आपको पता है, जो कि होती है 1/4πε0 Q/R या KQ/R लिख लेते हैं, यानी पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज टू बी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज टू बी फाउंड।
अब ये क्या करता है कि अगर इस चार्ज से आप कोई डिस्टेंस r पर हैं सेंटर से, तो जब तक ये डिस्टेंस आप नहीं बदलेंगे तब तक आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा। यानी आप इसको गोल गोल घुमाइए इसी रेडियस का, स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करिए, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब इक्वल पोटेंशियल के होंगे। तो इसने क्या जनरेट कर दी थी, इक्विव पोटेंशियल सरफेस, और इसके पास स्फेरिकल सिमेट्री होती है। अब यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए आपको Q भी दिख रहा है, आपको V भी दिख रहा है, और कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल। तो आप यहीं से इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, आपकी आंखों के सामने है केवल पोटेंशियल के फार्मूले से। अब कैपेसिटेंस निकालने के लिए कम से कम हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है स्फेरिकल और उसके पास प्लस चार्ज है, और उसकी जो मिसिंग कंडक्टर है या मिसिंग प्लेट है वो अर्थ है, और अर्थ का पोटेंशियल 0 पर है। आप कितना भी दे दीजिए अर्थ का पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करता है। और ये मान लें कि इसका सारा का सारा चार्ज कंडक्टर का वैसे तो स्फेरिकल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम ये मान के चलें कि ये सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इस फार्मूले से थोड़ा सा साफ लिख देता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। तो इस फार्मूले से डायरेक्टली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं कि पोटेंशियल आप ढंग से पढ़ ले। पोटेंशियल आपने अगर ढंग से पढ़ लिया तो कैपेसिटेंस, इक्विपोटेंशियल सरफेस सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला है 1/4πε0 Q/r, और कैपेसिटेंस क्या रेशियो है, चार्ज टू पोटेंशियल। हमें Q/V चाहिए, तो ये V इधर गया और ये पूरी चीज इधर चली गई मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4πε0 into r is equal to Q/V, and that Q/V is called as capacitance। तो कैपेसिटेंस किसी स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस r है उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, 4πε0। ठीक है, अर्थ के केस में यही फार्मूला लगाते हुए हम कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की कि अर्थ जिसे हम कंडक्टर मानते हैं उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, और क्यों हम फैराड को बहुत बड़ी यूनिट, बिगर यूनिट कैपेसिटेंस की मानते हैं। तो जब तक आप अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक कंपैरिजन का कोई स्केल होगा नहीं, क्योंकि अर्थ पे रह के अर्थ से बड़ा कंडक्टर आप नहीं बना सकते। तो हमारे पर्सपेक्टिव में अर्थ क्या है, बिगेस्ट कंडक्टर है जब हम अर्थ पे रह रहे होते हैं। तो कोशिश करते हैं इसको फाइंड आउट करने की। फार्मूला ये आप प्लीज ध्यान रखिएगा, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। जहां पर अगर अर्थ स्फेरिकल है, कंडक्टर है, तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर हो जाएगा। दूसरा, आपको जब कूलाम लॉ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इस कांस्टेंट की, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है। तो आपके पास 4πε0 की वैल्यू कहाँ कितनी आ जाएगी, बोलिए, ये पलट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 4πε0 की वैल्यू है, r की वैल्यू है आपके पास, ये दोनों इसमें रख दीजिए, तो आपको c कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁶/9 इंटू 10⁹। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए, आपके सामने है जो मैंने लिखा हुआ था। अर्थ का रेडियस, दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू MKS system, that is meter, in meter, and the values are put in the formula 4πε0 into r। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, 4πε0 into r। 4πε0 की वैल्यू रख दी 1/9 इंटू 10⁹,
और आर की वैल्यू आपके सामने है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। और 10⁻³ फैरेड का मतलब ही होता है माइक्रोफैरेड, क्योंकि 1 माइक्रोफैरेड में 10⁻³ फैरेड होते हैं। अब देखिए इतनी बड़ी अर्थ जिसका डायामीटर है, इसका भाई 6400 का डबल कर दें तो हमारे पास कितना आ गया, 1,28,000 किलोमीटर। इतनी बड़ी अर्थ जिसका डायामीटर 1,28,000 किलोमीटर है, रेडियस 6400 किलोमीटर है, उसका खुद का टोटल कैपेसिटेंस कितना है, 711 माइक्रो फैरेड। तो समझिए आप, जब अर्थ का इतना कम है कैपेसिटेंस, तो अर्थ पे रह के अर्थ से बड़े साइज का कैपेसिटर तो आप बना ही नहीं सकते। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो आप सोचेंगे कि फैरेड वास्तव में बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ का कैपेसिटेंस कितना निकल के आया है, 711 माइक्रो फैरेड। इसीलिए हम प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए स्मॉलर यूनिट प्रेफर करते हैं रादर देन फैरेड। ठीक है, तो 1 फैरेड की डेफिनेशन भी हमने पीछे डिस्कस करी हुई है। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, वो वीडियो इसके पहले वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, ये उसी तरीके की एक एनालॉजी है। एक कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि एक आइसोलेटेड स्फीयर है हमारे पास, जिसका कैपेसिटेंस है 50 पिको फैरेड। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में हमेशा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम या एमकेएस जिसको कहते हैं, वही होना चाहिए। तो पिको फैरेड से तुरंत आपको फैरेड में चले जाना है। और 1 पिको फैरेड में कितने होते हैं, 10⁻12। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इसकी रेडियस। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस दिया है। अभी अभी हमने स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या पढ़ा है, C = 4πε0 × R, यानी C की वैल्यू आपको दी हुई है। पूछ क्या रहा है, ये रेडियस अननोन है और 4πε0 की वैल्यू आपको पता है। तो R निकालने के लिए ये चीज इसके अपॉन में चली जाएगी, C/4πε0। ठीक है, और C आपको 50 पिको फैरेड यानी 10⁻12 फैरेड हो गया, और 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता ही है। तो अगर इसको 1/4πε0 ले लें तो इसी के मल्टीप्लाई में 9 × 10⁹ और आ जाएगा, जैसा यहाँ दिख रहा है। दिस इज द फार्मूला फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल कंडक्टर। R will remain over here. This 4πε0 will be taken to the denominator of capacitance C, and we already know the value of 1/4πε0. This is 9 × 10⁹, and C is given 50 picofarad. That picofarad has been converted into farad, that is multiplied with 10⁻12. In return, you will get, after whole multiplication is being done, you will get 45 × 10⁻² मीटर, और 1 मीटर में होते हैं 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसी का उल्टा कर दो, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻² मीटर। तो 10⁻² को सीधे सीधे हटा के क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर। ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये यूजुअली पूछे जाते हैं स्फेरिकल कंडक्टर के पोर्शन में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे आप तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल फार्मूला है, इसमें ना घबराने की जरूरत है ना परेशान होने की जरूरत है। अगला क्या है, इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है कि हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 10⁴ वोल्ट। तो हम फिर से उसी डेफिनेशन में चलेंगे कि कैपेसिटेंस बेसिकली रेशियो है चार्ज टू पोटेंशियल का। अगर 1 वोल्ट का आपको पोटेंशियल रेज करना है, V अगर 1 वोल्ट हो जाए तो C किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। अब हमारे पास क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि चार्ज कितना होना चाहिए, तो चार्ज यहाँ रोक लीजिए। तो चार्ज का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाता है, Q = C × V।
यानी अगले पोर्शन में हमें ये फार्मूला यूज करके चार्ज की वैल्यू निकालनी है। पोटेंशियल आपको गिवन है, यानी V की वैल्यू दी है 10⁴ वोल्ट। चार्ज आपने अभी अभी निकालने के लिए कहा गया है, और कैपेसिटेंस आपको पहले से पता है, पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, तो सीधा सीधा फार्मूला क्या यूज कर लें, Q इक्वल टू CV। तो C में वैल्यू रख दी हमने 50 पिको फैरेड को फैरेड में, और V कितना दिया हुआ है 10⁴ वोल्ट, हमने वैल्यू रख ली और इसको मल्टीप्लाई करके इसको रीएडजस्ट किया। अगर इसका पावर का 5 × 10⁻⁻7 कूलाम को हम लिख सकते हैं, अगर एक 10 इसके डिवीजन में ले लें, यानी 5/10 × 10⁻⁻6, एक पावर हमने कम कर ली, और 5/10 को क्या लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻⁻6 कूलाम। और 10⁻⁻6 कूलाम को अगर चाहे तो आप माइक्रो कूलाम में भी बदल सकते हैं। 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं। जरूरत नहीं है तो मत करिए, जरूरत हो तो करिए, जरूरी नहीं है कि आप माइक्रो कूलाम में बदलें, ठीक है। आंसर कोशिश यही करिए कि SI सिस्टम हम के सिस्टम में हो। हाँ, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, ये पावर एडजस्ट कर ली तो हम माइक्रो कूलाम तक चले गए। एक एग्जाम्पल ये हो गया, और एक एग्जाम्पल थोड़ा सा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से हम देखने वाले हैं कि अगर हमें स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस पता है तो उनको कुछ ड्रॉपलेट्स के क्वेश्चंस हैं जैसे देखने वाले हैं हम। एक ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स। कितनी? 27, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस 3 mm। अब रेडियस कितनी दे दी गई है 3 mm, और 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻³ मीटर, याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। 27 हमारे पास 7 स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं। ऐसी कितनी ड्रॉप्स हैं 27, और हर एक की रेडियस कितनी है 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो 3 मिलीमीटर है, तो मीटर में जब जाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इन पर कितना चार्ज है 10⁻12 कूलाम, ठीक है। और इन 27 ड्रॉप्स को सबको कंबाइन करके हम क्या करने वाले हैं, बहुत बड़ी बिगर ड्रॉप बनाने वाले हैं। ये इतनी बड़ी, इनको सबको मान लिया 27 है, और ये बिगर ड्रॉप हमने बना लिया, ठीक है, सिंगल ड्रॉप। अब ये क्या कह रहा है कि इसका कैपेसिटर का फाइंड द कैपेसिटेंस, इसको कैपेसिटेंस लिखना चाहिए, एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। अब सारा खेल क्या है यहाँ पर, ये किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का, तो जाहिर सी बात है आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जो स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, ठीक। तो आपको कैपिटल R तभी मिलेगा जब आप इस स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। मान लेते हैं इस बड़े वाली की रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। तो इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम, बिगर स्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो 27 ड्रॉप्स आपने मिलाई हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉलर ड्रॉप्स, ठीक है भाई। 27 को मिला के एक बड़ा सा आपने बना लिया, तो 27 का टोटल वॉल्यूम इस बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर है। तो ये देखिए हमने यही लिखा है, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है तो स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 4/3 πr³। तो यहां से हमने क्या किया, 27 का कितना हो जाएगा, तो एक ड्रॉप छोटा है, उसका रेडियस R है, तो उसका वॉल्यूम कितना 4/3 πr³। 4/3 कटा, पाई कटा, 4/3 कट गया, पाई कट गया, तो R³ हमारे पास कितना आ गया है, कैपिटल R³ हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू है 27 स्मॉल r³। अब इस क्यूब को एडजस्ट कर लो, ये 3 की पावर 3 कर लेंगे R³
कैपिटल आर क्यूब, तो पावर बैलेंस हो जाएगी, आर कितना हो जाएगा 3r। सारी पावर एक जैसी है तो इन पावर्स को हम कंपेयर करके हटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 3r, यानी बिगर ड्रॉप की जो रेडियस है वो स्मॉलर ड्रॉप की 3 गुनी है। आर किसके इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, और स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस कितना दिया हुआ है 3 mm, तो 3 mm का 3 गुना 9 mm, और 1 mm में कितना मीटर 10⁻³ मीटर, तो 9 mm में कितना 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास कैपिटल आर भी आ गया है और 4πε0 की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। सारी वैल्यूज रखी, 9 9 कैंसिल हो गया, ये 10⁻9 ऊपर गई, -3 हुई, ये -9 हुई, -3 + -9 10⁻12, यानी 1 पिको फैरेड। ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया 1 पिको फैरेड। दूसरा, चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। ठीक, तो एक का चार्ज कितना था, एक स्फेरिकल ड्रॉप जो थी 10⁻12 था, तो 27 का कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 27 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इतना चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितनी ड्रॉपलेट्स हैं 27, और एक का कितना था 10⁻12, तो सीधा सीधा 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल फिर से यही फार्मूला कि Q प्रोपोर्शनल टू V और Q इक्वल टू CV, तो पोटेंशियल क्या हो गया Q/C। चार्ज आपको पता है 27 ड्रॉप का 27 का, ये रख दिया, कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है 10⁻12, इसको आपने डिवाइड कर लिया, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया 27 वोल्ट। ठीक है, ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। कभी मरकरी ड्रॉप कह देंगे, कभी आयर ड्रॉप कह देंगे, कभी कुछ भी कह देंगे, पर एनालॉजी सेम रखनी है, और ये ध्यान देना है कि किससे कितना ऐड होकर क्या बन रहा है। यहाँ है कि स्मॉलर ड्रॉप्स मिल के 27 मिली, तो एक बड़ा सा स्फेरिकल ड्रॉप मिला, तो सबसे पहली कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि बड़े वाले की रेडियस छोटी वाली ड्रॉप्स के साथ रिलेशन क्या रखती है, क्योंकि वंस यू हैव फाइंड द रेडियस यू कैन इजीली कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, एनालॉगी वही होने वाली है और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से हमने स्फेरिकल कंडक्टर को पढ़ा और स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस को समझा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए जो जरूरी बात थी वो ये थी कि हमें पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में आज लिया था, लेक्चर की बिगिनिंग में जब हमने शुरू किया था, हमने चार्जिंग देखी थी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। छोड़ देते हैं इसको, आजा भाई, ये रहा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब ये इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, अभी हमने किसको पढ़ा है स्फेरिकल, ठीक है, तो अगले लेक्चर में जो है हम पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकालेंगे और चार्जिंग करते समय एनर्जी स्टोरेज कितना होता है किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, ये पता करने की कोशिश करेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए आप ज्वाइन करते रहिए हमारे ग्रेड प्लस चैनल को। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन है क्वेरीज हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेड प्लस, हैव ए गुड डे।